संगीत के सभी बच्चे ध्यान दें। मैं मधु सक्सेना आपके लिए कुछ प्रश्न भेजना चाहती हूँ, जो कि बुकलेट डी के 2019 का पेपर मैं आपको सेंड कर रही हूँ। 2019 का पेपर देखो बच्चों, प्रिंट पेज भरने पर थोड़ा आप ध्यान दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में कुछ गलत कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें, उसे ध्यान से भरें। अगर समझ में ना आए तो अपने ड्यूटी टीचर से पूछकर भर लें, क्योंकि ऐसा गलती करने पर वो बुकलेट फिर चेक ही नहीं होगी आपकी। पहली बात ध्यान देने योग्य यही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो उसको स्वयं ना भरें, बल्कि टीचर की सहायता लेकर के उसको सही से ही भरें। चाहे 1-2 मिनट आपके ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो व्हाइटनर लगता नहीं है और फिर आपकी कॉपी भी चेक नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें। इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, और आपके पास टाइम कुल 2 घंटे का होता है। मान ली 2 घंटे का मतलब है आपके पास 120 मिनट होते हैं और 125 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को नहीं पड़ रहा है और कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी खर्च हो जाता है। जैसे टीचर लोग साइन कराते हैं या मोहर लगाते हैं कॉपियों पर, तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी निकल जाता है। टाइम बहुत शॉर्टेज है, आपको बहुत शीघ्रता से क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो चलो उस समय का ध्यान रखते हुए मैं अब आपके लिए 2019 का ये पहला क्वेश्चन बता रही हूँ। ये है, PVN भातखंडे जी का जन्म में हुआ। पी से मतलब है पंडित, वी से पंडित विष्णु नारायण, एन से मतलब है नारायण भातखंडे। PVN का मतलब हो गया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था, मिर्च में हुआ था, मुंबई में हुआ था, बेलगांव में। तो जो मैंने रेड पेन से आंसर लगाया है वही सही है। सामने लिख भी दिया है और गोला भी खींच दिया है, तो इसका आंसर बनता है मुंबई में हुआ था। शुद्धा और विकृता भेद किसके हैं? तो ये हैं बच्चों जाति के, ग्राम के, प्रबंध के, मूर्छना के नहीं है, बल्कि जाति के भेद हैं शुद्धा और विकृता। उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक होता है? जब हम किसी राग को पहचानते हैं तो उसका सर्वप्रथम वादी स्वर देखा जाता है। तो पहचानने में गृह स्वर नहीं देखते, न्यास नहीं देखते, लंघन स्वर नहीं देखते, बल्कि राग को पहचानने में है वादी स्वर की आवश्यकता होती है। किसी ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? पहली मात्रा आपको पता है सम कहलाती है। ताल 3 ताल में मात्राओं, ताली और खाली की कुल संख्या है। तो आप प्रश्न में देखिए क्या क्या देखा है। 3 ताल में मात्राएं बतानी हैं आपको, 3 ताल की मात्राएं बतानी हैं पहले, फिर ताली बतानी है, फिर खाली। तो मात्राएं कितनी होती हैं बच्चों? 16। तो 16 सभी में दे दी हैं। अब देखती हैं ताली कितनी होती हैं। तो ताली कितनी होती हैं इसमें? सम को भी 1 ताली माना जाता है और 2 ताली और हैं। इस तरह से 3 ताली होती हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है 3 ताली। अब खाली की कुल संख्या कितनी है? खाली 1 ही है आपकी नवी मात्रा पर। 16 मात्राएं होती हैं 3 ताल में, 4 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग 4-4 मात्राओं का होता है। तो नवी मात्रा पर 1 ही खाली है, तो खाली 1 है। इसलिए 16 मात्राएं हो गई, 3 ताली हो गई और 1 खाली हो गई। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए आप। दादरा ताल की आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? दादरा ताल की आड़। अब इसमें आड़ पूछा है बच्चों। आड़ की लयकारी लिखने में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने पर किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? तो ये चक्र शुरू होता है थर्ड मात्रा से। पहला आंसर है इसका। देखिए बच्चों, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, आड़ ये कठिन सीधी सीधी लयकारियाँ होती हैं, जैसे दुगुन है, चौगुन है, अठगुन है। लेकिन आड़, ब्याड़, क्वाड़ ये 3 लयकारी होती हैं, ये कठिन लयकारियों में आती हैं। 3 लयकारी का, आड़ लयकारी का मतलब होता है 3/2। आड़ क्वाड़, क्वाड़ आती है बच्चों, उसका मतलब होता है 5/4। और ब्याड़ का मतलब होता है 7/4। ये मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें समझा दूंगी। आड़, ब्याड़, क्वाड़ 3/2, 5/4
और 7/4 होती है। किस तरह से निकालते हैं वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी आपको। प्रश्न नंबर 7 आता है, संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है? नाद 2 होते हैं, आहत नाद, अनाहत नाद, सुशील नाद, स्वयंभू नाद। ये तो संगीत में आहत नाद का प्रयोग होता है। सदारंग अदारंग राजा के अधीनस्थ थे। किस राजा के अधीनस्थ थे? बाबर के नहीं थे, हुमायूं अकबर के नहीं थे, बल्कि मोहम्मद रंगीली के अधीनस्थ थे। कौन? ये दोनों गायक, सदारंग और अदारंग, ये दोनों भाई थे। ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया कहलाती है। धुनी करते हुए यानी आवाज़ करते हुए जब हम एक ताल के को हाथ पर ताली देकर बजाते हैं तो वो हमारी क्रिया सशब्द क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उदाहरण के लिए 16 सेकंड में यदि हम 16 शब्द गाते हैं, 16 सेकंड में 16 शब्द गाते हैं तो ताल की लय कहलाती है। ताल की लय कौन सी कहलाएगी? जब समान 16 सेकंड में 16 ही शब्द गा ले तो बराबर की लय हो गई। बराबर की लय को कहते हैं मध्य लय। तो ये हमारी मध्य लय होगी, क्योंकि ये तेज लय भी नहीं है और विलंबित लय भी नहीं है, बराबर की लय है। बराबर की लय को हम मध्य लय कहते हैं। तो इसका आंसर आता है बच्चों मध्य लय। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गत गन। ऊपर दी गई ताल पहचानिए। तो ये आप ताल आपने याद की होंगी बच्चों, तो आप देख लीजिए। खाली मात्राएं सबसे पहले हमें देखनी होती हैं। कितनी मात्राएं? 2 4 6 7 8 9 10 12 मात्राएं हैं। और पहली मात्रा पर समय, फिर खा लिए, फिर दूसरी ताली है, फिर खा लिया, तीसरी और चौथी ताली है। तो तीसरी और चौथी ताली और ये सभी चिन्ह किस में आते हैं? हमारे 4 ताल के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी यहाँ पर 4 ताल है। सूर ताल में 10 ही मात्राएं होती हैं। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, उसके बोल अलग हैं। दिन दिन धागे त्रिकृत तूना कत्ता त्रिकृति ना धी दीना, ये 4 ताल है। और दीपचंदी की भी नहीं है, धाधीन धाधा दीन तातीन धाधा दीन, ये ताल आती है। तो ये आपकी 4 ताल के बोल हैं। त्रिगुण और आड़लय के बीच क्या संबंध है? हाँ, ये समझने योग्य बात है बच्चों। त्रिगुण और आड़लय के बीच क्या संबंध है? त्रिगुण, ये बच्चे ने देखो गलत लगा दिया है। उन्होंने 3/2 देख लिया कि 3/2 होती है आड़, उसने इसीलिए ये लगा दिया। लेकिन उसने यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया है। कहा है त्रिगुण और आड़लय के बीच क्या संबंध है? त्रिगुण 3 आ गई बराबर 2, 3/2 आड़लय कहलाती है। तो 3 बराबर 2 बराबर आड़लय कहती है। यहाँ पर V नंबर का आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल आ गया। त्रिगुण यहाँ आ गया, फिर 3/2 आ गई तो डबल आ गई 3, तो ये इसलिए गलत हो माना जाएगा। ये सही माना जाएगा 3/2, ये आ गए 3/2 आड़ कहलाती है। ताल झुमरा में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 14 मात्राएं होती हैं ताल झुमरा में। तालें आप सभी याद कर लें, कोई बहुत क्वेश्चन ताल में से भी आते हैं। एक स्वर के मंद्र, मध्य और तार कहलाते हैं। एक स्वर के मंद्र, मध्य और तार कहलाते हैं बच्चों नाद का स्थान। नाद का स्थान कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 आता है, वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है कौन सा स्वर कहलाता है? वादी स्वर कहलाएगा? नहीं, वादी स्वर तो सबसे अधिक। अनुवादी, अनुवादी, वादी, संवादी, संवादी, वादी संवादी नहीं कहलाता। अनुवादी सहायक होता है तो ये भी नहीं कहलाता। जिससे राग नष्ट हो जाता है वो हमारा विवादी स्वर कहलाता है। तो आंसर हमारा डी बनता है। अगला है, ये उक्त तान का प्रकार पहचानिए। तान का प्रकार लिखा है कि ये कौन सी हमारी तान है? मा पा धा नी सा रे गा मा, पा धा नी सा रे गा मा पा। तो ये हमारी बच्चों सीधे सीधी है। मा पा धा नी 4 स्वर लगाए हुए हैं, इसलिए हमारी ये सपाट तान कहलाती है। संगीत दर्पण में शिव मत के अनुसार राग और रागनियाँ हैं। संगीत दर्पण में 6 राग 36 रागनियाँ मानी गई हैं।
संगीत दर्पण में शिव मत के अनुसार 6 राग और 36 रागनियाँ मानी गई हैं। इसका आंसर बी बनता है। अगला देखिए, वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है। प्रश्न को समझिए, वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है। बच्चों, शुद्ध स्वर से अगर हम नीचे के लिए उतरते हैं तो हमारे कोमल स्वर बनते हैं, और जब हम ऊपर के लिए जाते हैं मूल स्वर से, अगर शुद्ध माँ से हम ऊपर को जाएंगे तो हमारा तीव्र माँ बनता है। तो हमारा ये सी आंसर होगा। मूल स्वर हमारा शुद्ध माँ है, और जब हम उससे मूल स्वर से स्थिति से ऊपर जाएंगे तो हमारा तीव्र मध्यम आता है। इसलिए हमारा यहाँ पर सी आंसर सही है। राग काफी के बादी और संवादी क्या हैं? राग काफी के बादी और संवादी हमारे पा वादी है और सा संवादी है। ठीक है। राग यमन थाट का राग है। राग यमन किस थाट का राग है? कल्याण थाट का राग कहलाता है। मा गा मा पा नी सा, गा ग रे सा नी धा पा, मा पा गा मा गा। राग पहचानिए, ये किस राग के स्वर हैं, ये आपको पहचानना है। तो बच्चे तीव्र मध्यम को देख कर क्या अधिकतर कल्याण लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कल्याण नहीं है बच्चों। यहाँ पर ये बिलावल में शुद्ध स्वर लगते हैं, लेकिन तीव्र मध्यम में ये भी नहीं है। खमाज में नी कोमल लगती है तो वो भी नहीं है, नी शुद्ध है यहाँ पर। अब ये राग कौन सा बनता है? बिहाग राग है। बिहाग राग में तीव्र मध्यम है। विवादी स्वर के नाते इसमें तीव्र मध्यम लगाते हैं, वैसे सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। विवादी स्वर के नाते इसमें तीव्र मध्यम का प्रचलन अधिक बढ़ गया है, लेकिन इसका थाट बच्चों बिलावल ही है। तीव्र मध्यम लगने से इसका थाट कल्याण नहीं है, बिलावल का थाट आपका बिलावल ही, हाँ बिलावल ही है इसका बिहाग का थाट। और इसलिए यहाँ पर इसका चलन जो है बिहाग राग का है, यहाँ पर ये बिहाग राग है। तीखे गाने कोमल रेगा था, वादी धैवत साज संवादी गंधा राग विराज। तो वादी और संवादी यहाँ पर कौन से बताए हैं? वादी धैवत संवादी गा, धा वादी है और गा संवादी है, ये आपका दरबारी राग बनता है। नहीं, दरबारी नहीं बच्चों, ये वादी संवादी कादी का तोड़ी राग बनता है बच्चों। यहाँ पर तोड़ी रेगा धा कोमल है, रेगा धा कोमल बनता है। आपने देखा होगा थाट में भी मैंने आपको दिखाया है कि मारवा पूर्वी तोड़ी, हाँ तोड़ी में तीव्र मध्यम के साथ में रेगा धा कोमल लगता है। तो तीव्र मध्यम तीखे गाने कोमल रेगा धा वादी संवादी साथ संवादी गा, तो यहाँ पर इसका डी आंसर बनता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 23। राग का मुख्य चलन स्थानों में होता है। अधिकतर रागों का चलन किस में होता है बच्चों? मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक चलता है। राग का अधिकतर चलन मंद्र और मध्य सप्तक में होता है। वह ख्याल जो धीमी गति में गाया जाता है कौन सा ख्याल कहलाता है? ये सबको पता होगा आपको। धीमी गति में गाने वाला राग बड़ा ख्याल होता है। अगला प्रश्न है, धमार गायन सामान्यता का वर्णन करता है। धमार गायन में किसका वर्णन होता है बच्चों? कृष्ण भगवान के नाटक का? कोई नहीं होता, भक्ति का नहीं, होली का वर्णन धमार में अधिकतर होली का ही वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यादातर ठुमरी इन 4 रागों में से किसी एक में नहीं गाई जाती। अब इसमें ये पूछा है गाई जाती नहीं गाई जाती, कौन से थाट में नहीं गाई जाती? तो ललित राग में ठुमरी नहीं गाई जाती। काफी में तो ठुमरी खूब गाई जाती हैं, झंझोटी बर्मा में भी गाई जाती हैं, लेकिन ललित राग में ठुमरी नहीं गाई जाती। प्रश्न नंबर अगला आता है 27। देखिए, तमूरे की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुम्बा से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? जो लकड़ी का भाग तुम्बा से जुड़ा होता है वो बच्चों डांड कहलाती है। तानपुरा में जो बीच में लगा होता है
सितार में भी लगा होता है वो हमारा डांड कहलाता है। किसी बाह्य स्रोत प्रभावों से ध्वनि का स्वयं कंपित होना क्या कहलाता है? ये हमारा इसका आंसर बनता है अनुनाद कहलाता है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान में शुद्ध माँ और कर्नाटक में कौन सा माँ कहलाता है? ये हमारा प्रतिमा कहलाता है। अंतर्गा नहीं कहलाता, साधारण गा नहीं कहलाता, शुद्ध माँ नहीं कहलाता, प्रतिमा कहलाता है। हिंदुस्तान में शुद्ध माँ को कर्नाटक में प्रतिमा बोलते हैं। इन चारों में से कौन तानसेन की संतान नहीं है? तो चारों संतानों की नाम आप याद कर लें। तानसेन के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। चारों में से कौन सी तानसेन की संतान नहीं है? तो देखिए शरत सेन, सूरत सेन, बिलास खान, ये तीनों इनके संतानें हैं, लेकिन रंगसेन नहीं है। यहाँ पर बच्चों इनके पुत्र का नाम था तरंगसेन। देखिए कितना बारीकी से कर दिया है। इनके पुत्र का नाम था तरंगसेन। अब उसने देखिए उसको कठिन बना दिया, हटा दिया है, केवल रंगसेन लिख दिया है। अब यही प्रश्न बना दिया उन्होंने, तानसेन की संतान नहीं है। तो तरंगसेन लिखते तब तो थी, उन्होंने हटा दिया, अब रंगसेन लिख दिया, तो यही इनकी संतान रंगसेन नहीं है। स्वामी हरदास की आयु में मृत्यु हुई। स्वामी हरदास की जीवनी आपने याद की होगी तो पता होगी आपकी मृत्यु कितनी आयु में होती? 95 में इनकी मृत्यु हुई। स्वामी हरदास जी की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हुई थी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का देहांत कब हुआ? दिगंबर पलुस्कर जी का देहांत 21 अगस्त 1931 को हुआ। बच्चों कुछ जीवनी ऐसी हैं जो बहुत अधिक आती हैं, जैसे कि आप जिन्होंने स्वरलिपि बनाई है, विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, तानसेन हैं, अमीर खुसरो हैं और स्वामी हरदास जी हैं। ये जीवनी बहुत अधिक आती हैं, इनको बारीकी से आप पढ़ लीजिएगा। ओमकार नाथ ठाकुर भी हैं साथ में। पंडित ओमकार ठाकुर, तो उसका आंसर पहला बनता है 21 अगस्त 1931 को पलुस्कर जी का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है 33। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के पुत्र थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के पुत्र बच्चों श्री गौरी शंकर ठाकुर जी थे। ओमकार नाथ ठाकुर के पुत्र का नाम था श्री गौरी शंकर ठाकुर। बृहदेसी द्वारा लिखा गया। बृहदेसी किसने लिखा है? मतंग ने। मतंग का पुस्तक है ये इन्होंने बृहदेसी लिखा है, मतंग की पुस्तक है। हारमोनियम देन है। हारमोनियम किसने बनाया? हारमोनियम बनाया है बच्चों अलेक्जेंडर डेविन की। अलेक्जेंडर डेविन ने हारमोनियम की रचना की है। हारमोनियम इन्होंने बनाया था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। 1840 में बनाया। अलेक्जेंडर ने हारमोनियम बनाया, 1840 में बनाया और फ्रांस में बनाया। अगला प्रश्न देखिए 36। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन, ताल की लय पहचानिए। ये किस लय में लिखी गई है ताल? तो दुगुन में 2-2 मात्राएं होती हैं, तिगुन में 3-3 मात्राएं, चौगुन में 4-4 मात्राएं। तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि प्रत्येक में 3-3 मात्राएं हैं, इसलिए ये इसकी लयकारी तिगुन है। अगला प्रश्न देखिए 37। यदि एक राग में आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर हैं परंतु स्वर नियमित क्रम में ना हो तो राग की जाति है। यानी आरोह में भी 7 हैं और अवरोह में भी 7 हैं, किंतु कैसे हैं? क्रम से लिखे हुए नहीं हैं, आड़े तिरछे हैं। तो वह हमारी कौन सी जाति कहलाएगी? वक्र संपूर्ण, क्योंकि इसने कहा है कि 7 आरोह में भी 7 हैं और अवरोह में भी 7 हैं, लेकिन सीधे क्रम में लिखे हुए नहीं हैं। जब सीधे में नहीं लिखे हैं तो संपूर्ण तो हैं लेकिन वक्र संपूर्ण हैं, तो इसका आंसर भी बनता है। 38 क्वेश्चन। इन चारों में से कौन अकबर के ज़माने का संगीतकार नहीं था? अकबर के ज़माने का संगीतकार नहीं थे अमीर खुसरो।
देखो तानसेन भी अकबर के दरबार में रहते ही थे और रामदास भी अकबर के दरबार के हैं। बैजू बावरा ने तो प्रतियोगिता ही की थी तानसेन से, और तानसेन को बैजू बावरा ने अपने राग मालकोस गा करके इन्हों हरा दिया था तानसेन के लिए। तो ये तीनों हैं उसमें अकबर के दरबार के, केवल अमीर खुसरो नहीं है। रामचरितमानस द्वारा लिखा गया, कितना सरल क्वेश्चन बना दिया एक। रामचरितमानस द्वारा क्या लिखा गया है? तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। चलिए 40 क्वेश्चन है, सर्वदा भिन्न चुनिए। सर्वदा भिन्न यहाँ पर आती है बच्चों, कूटालाप को सर्वदा भिन्न कहा जाता है। कूटालाप इसका आंसर है। यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाए तो इसे ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? प्रश्न समझ लीजिए। यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद से शुरू किया जाए, जब सम के बाद से शुरू किया जाएगा तो वो हमारी विषम ताल कहलाती है। तो विषम आंसर आएगा इसका। 42 क्वेश्चन, यदि एक ताल को उसकी मूल गति से 1/1/2 गुना तीव्र गति से बजाया जाए तो इसे कौन सी लय कहेंगे? देखिए 1/1/2, 2 एकम 2, 3/2, 3/2 को मैंने बताया था आड़ लय कहलाती है। तो इसका आंसर डी बनता है कि उसे हम आड़ लय कहेंगे। आड़ लय की गति क्या है? आड़ लय की गति है बच्चों 3/2, यानी 2 में 3 मात्राएं बोलना। तो आज का लेसन इतना ही काफ़ी हो गया। अब वो इसका आगे के क्वेश्चन में आपको अगले वीडियो में बना कर दूंगी। आप इतना याद करिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में आपको जिस तरह के क्वेश्चन की आवश्यकता हो वो मुझे लिखकर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। धन्यवाद।